हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। तो आज है हमारा डे 2 और आज हम कंप्लीट करेंगे अपना चैप्टर। डे 2 में हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे हर साल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले हमने डे 1 में कंप्लीट किया था एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो चैप्टर केमिस्ट्री का है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। उसको मैंने कंप्लीट करा रखा है, पूरे के पूरे 50 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट करा रखा है। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेलीग्राम पे पड़े हुए हैं, तो डाउनलोड करो और वो पूरा लेक्चर देखो जाके। तो वो लेक्चर कंप्लीट देखो जाके। और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी हेडिंग डालो और स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो सारे टेलीग्राम चैनल पे तुमको मिल जाएंगे। और इस चैप्टर में जितनी भी हेडिंग्स हैं, जितनी भी सब हेडिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां जहां से बन सकते हैं, वो सारा हम कोशिश करेंगे 1 घंटे के अंदर ही इसको रिवाइज करें, जैसे कि हमने एसिड बेस और सॉल्ट वाले चैप्टर में किया था। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो अगर जो चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना और अपने दोस्तों को भेज दो। तो हेडिंग डाल लो चार्जेस। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हम इसमें जानेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो देखो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो हम सबने स्कूल में प्रैक्टिकल कर रखा है, मतलब स्कूल में हम लोग खेलते थे कि जैसे मान लेते हैं ये स्केल है और स्केल को हम लोग अपने बाल पे खूब देर से रब करते थे और फिर कागज के पीस लेते थे, ऐसे करते थे और चिपक जाते थे। तो ये प्रॉपर्टी इसके पास कहां से आती है, तो ये प्रॉपर्टी आती है इसके पास ड्यू टू चार्ज। तो यही होता है चार्ज। तो चार्ज क्या होता है, जब हम ये क्या करते हैं, ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, एक टाइप की मटेरियल की प्रॉपर्टी, किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी है। मान लेते हैं मैटर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक, ये एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है। और ये चार्ज होता है वो 2 टाइप का होता है। नंबर 1 पहला होता है पॉजिटिव चार्ज और नंबर 2 नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, 2 टाइप का चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये होता है। और इलेक्ट्रिक चार्ज को होता है एक टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, एक टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज एक टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, क्लास 9th में तुमने पढ़ा होगा, ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो मतलब अब फिजिकल क्वांटिटी हमने क्लास 9th में पढ़ी थी कि दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम मेजर कर सकते हैं। अब मेजर करेंगे तो किस में मेजर कर सकते हैं, जैसे कि हमारा आलू लेते हैं तो आलू हम 2 किलो लेते हैं, तो 2 किलो केजी जो है उसकी यूनिट हो गई। तो इसी तरह चार्ज, क्या 2 किलो चार्ज बह रहा होगा या 2 किलो चार्ज होगा, तो चार्ज नहीं होती, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है कूलम। तो यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें, किसको, इसको यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें, मतलब चार्ज को किस में मेजर करते हैं, तो यूनिट ऑफ चार्ज होती है हमारी कूलम, CO। तो यूनिट ऑफ चार्ज होती है कूलम्स, क्योंकि इसको कूलम्स नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, चार्ज के बारे में बताया था, इसलिए इसकी यूनिट होती है वो कूलम्स होती है। या सेकंड भी बोलते हैं इसको, एम्पियर सेकंड भी बोलते हैं। ये इसकी यूनिट 2 यूनिट होती है, एक तो या तो कूलम बोल सकते हैं या फिर एम्पियर सेकंड बोल सकते हैं। ये हम मेजर करेंगे या एम्पियर सेकंड में मेजर करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकलता है, सब बताएंगे। तो ये हमारे चार्ज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब इसमें चार्ज की प्रॉपर्टीज आती है, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, राइट शॉर्ट नोट ऑन चार्ज प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या होती है, तो हेडिंग डालते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। चार्जेस के बारे में तुमको इतना याद रखना कि चार्ज क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, मैटर की प्रॉपर्टी होती है। ये 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, एक कूलम्स होती है, एम्पियर सेकंड होता है। और ये एक टाइप की फिजिकल क्वांटिटी, इसलिए इसको मेजर कर सकते हैं। किसमें मेजर करा जाएगा, तो कूलम्स में मेजर किया जाएगा या फिर एम्पियर सेकंड में मेजर किया जाएगा। चार्ज के बारे में हमको इतना ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। बात करते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो चार्ज की टोटल चार्ज प्रॉपर्टी होती है। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है चार्ज इज कंजर्व। जो चार्ज होता है वो हमारा कंजर्व होता है, मतलब बात करेंगे इसके ऊपर। जो चार्ज होता है वो कंजर्व होता है, मतलब चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना फिर हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे हमारी एनर्जी होती है, एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं या ना फिर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है। इसी तरह जो हमारा चार्ज होता है वो भी कंजर्व होता है, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। मतलब चार्ज भी क्या होता है, ये इसको ना क्रिएट कर सकते हैं हम, ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो चार्ज हमारा ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसको सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक, तो ये पहला प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। जो चार्ज होता है वो कंजर्व रहता है। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी थी, चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड मतलब किसी के मल्टीपल में चार्ज बढ़ेगा। जैसे इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है Q इक्वल टू NE। मतलब अगर जो चार्ज को हम रिप्रेजेंट है Q से, मतलब जो चार्ज हमारा वो Q से रिप्रेजेंट किया जाए, तो इसके बाद जो नंबर होंगे मल्टीपल्स में होंगे, मतलब 1 2 3 4 ऐसे मल्टीपल्स में होंगे। और E जो होगा, E वो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है वो सबने 9th में पढ़ रखा होगा। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ये इतना चार्ज होता है, माइनस का होता है। ठीक, इतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है किसके ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर। तो ये हमारा चार्ज का फॉर्मूला आ जाता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसमें तुमको इतना ही याद रखना है कि चार्ज होता है वो हमारा क्वांटाइज्ड होता है। इसके बाद हमको याद रखना है व्हाट इज रिपल्सन और अट्रैक्शन। जो चार्ज होता है वो रिपल्सन शो करता है और अट्रैक्शन शो करता है। रिपल्सन और अट्रैक्शन होता क्या है, मतलब अगर जो एक जैसा चार्ज आएगा, अगर जो लाइक चार्जेस आ गए, अगर जो लाइक चार्जेस एक पास आ
गए तो वो करेंगे रिपल। लाइक लाइक अगर जो एक साथ आ गया तो वो करेगा रिपल शो करेगा, वो रिपल्सन शो करेगा। और अगर जो अनलाइक चार्जेस एक अनलाइक चार्जेस आएंगे, तो वो क्या करेगा, वो अट्रैक्शन शो करेगा। तो अट्रैक्शन शो करने के लिए मतलब अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने के लिए ऐसा अनलाइक चार्ज होना चाहिए, और फोर्स ऑफ रिपल्सन लगने के लिए लाइक चार्ज होना चाहिए। लाइक और अनलाइक होता क्या है ये बताते हैं। तो देखो लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज होता क्या है। तो लाइक चार्ज जैसे मान लेते हैं लाइक का मतलब था एक जैसा चार्ज। जैसे मान लीजिए हमने ये पॉजिटिव चार्ज था और एक ये पॉजिटिव चार्ज था, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। इस तरह ये निगेटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए लाइक चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे के लिए लाइक चार्ज है। तब ये दोनों जब आपस में पास आएंगे तो ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, रेपल करेंगे। रेपल का मतलब होता है दूर भागना, तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो लाइक चार्जेस जब एक पास आते हैं तो फोर्स लगती है, कौन सा, रिपल्सन फोर्स लगता है। जो फोर्स लगता है रिपल्सन, इसलिए इनके पास प्रॉपर्टी होती है दे रिपल ईच अदर। में लाइक चार्ज क्लोज टू ईच अदर, दे रिपल टू ईच अदर। तब ये दोनों एक दूसरे को रिपल कर देते हैं। अब इस तरह अनलाइक चार्ज अगर जो आएंगे, अगर जो अनलाइक चार्ज की बात करें, जैसे कि एक पॉजिटिव आ गया और दूसरा निगेटिव आ गया, इसी तरह एक निगेटिव आ गया और एक पॉजिटिव आ गया, तो ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों एक दूसरे के अनलाइक चार्ज है, मतलब अपोजिट चार्ज है। एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इनके ऊपर जो फोर्स लगेगा, इन लोगों के ऊपर जो फोर्स लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। इनके ऊपर जो फोर्स लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए देखा होगा सेल और रिमोट में जब भी डालते हैं तो एक तरफ प्लस लगाते हैं, एक तरफ माइनस लगा होता है। तो प्लस और माइनस अगर तुमने साथ साथ लगा दिए तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लग जाएगा, और फिर वो रिमोट या फिर वो सेल जो बैटरी जो भी होगा जिसमें लगाओगे वो काम नहीं करेगा। उसके लिए कैसा चार्ज होना चाहिए, रिपल्सन अट्रैक्शन का चार्ज होना चाहिए, मतलब अनलाइक चार्जेस लगाने चाहिए। अनलाइक चार्ज जब तक नहीं लगाओगे तब तक वो जो है काम नहीं करेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही उसको चार्ज को फ्लो करने में मदद करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी या करंट फ्लो करेगी। तो ये हमने चार्ज के ऊपर पढ़ लिया। चार्ज के ऊपर क्या पढ़ा है हमने, चार्ज क्या होती है, चार्ज की डेफिनेशन पढ़ ली, चार्ज कितने टाइप का होता है वो पढ़ लिया, चार्ज जो होते हैं उसके प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, चार टाइप की प्रॉपर्टीज की, कंजर्व होता है, उसके बाद क्वांटाइज होता है, उसके बाद क्वांटाइज से हमने फॉर्मुला याद रखना Q बराबर एन, इस पे तो तुमको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। और इसमें चार्ज होता है वो रिपल्सन शो करते हैं और अट्रैक्शन शो करते हैं। रिपल्सन कौन से शो करते हैं, अनलाइक वाले, मतलब लाइक जो होते हैं वो रिपल्सन शो करते हैं, और अनलाइक वाले जो होते हैं वो अट्रैक्शन शो करते हैं। तो चार्ज के बारे में इतना पढ़ना है। अब हमने चार्ज के बारे में पढ़ लिया, अब इसके बाद हम स्विच करेंगे अपने करंट वाले टॉपिक पे। तो वीडियो को यहां तक देखिए तो लाइक जरूर करना। अब हम हेडिंग डालते हैं करंट, जो हमारा मेन टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे करंट के बारे में, और इस पे न्यूमेरिकल, इसका फॉर्मूला सब कुछ इस पर करेंगे। तो बात करते हैं करंट क्या होता है। तो करंट की एक छोटी सी डेफिनेशन बता रहा हूं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। मतलब मान लेते हैं कोई वायर है, ये कोई वायर है, इस वायर में जो चार्ज है वो फ्लो कर रहा है, मतलब पहले जो चार्ज था Q वो क्या कर रहा है, वो फ्लो कर रहा है, और किस रेट से फ्लो कर रहा है उसी के रेट को बोलते हैं करंट। मतलब इसका फॉर्मूला हो जाता है, जो इसमें करंट, जो करंट को रिप्रेजेंट करते हैं वो I से रिप्रेजेंट करते हैं। जो करंट होता है उसको I से लिखा जाता है, और इसमें कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, किस रेट से फ्लो कर रहा है, इसके ही फॉर्मूला को बोलते हैं करंट। मतलब द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, Q मतलब द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और टाइम लगा हुआ मतलब रेट, किस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी वायर के अंदर उसको बोलते हैं चार्ज। मतलब अगर जो चार्ज बहने लगेगा तो उसको करंट बोल देंगे, लेकिन चार्ज रुका हुआ है तो स्टैटिक चार्ज बोला जाता है। ये मूविंग चार्ज, जो मूविंग चार्ज होती है उसी को बोलते हैं करंट। तो चार्ज होता है वो भी दो टाइप का हो सकता है, एक मूविंग चार्ज, एक स्टैटिक चार्ज। मूविंग चार्ज हमको पढ़ना है इसके बारे में, स्टैटिक चार्ज के बारे में क्लास 12 में पढ़ा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम का पूरे चैप्टर, ये पूरी यूनिट है, तो उसमें पढ़ा जाता है। चलने वाले चार्ज के बारे में, तो मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि तुम्हारा होता है करंट। तो मूविंग चार्ज इज नोन एज करंट बोल सकते हो। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, और इसका जो इसका फॉर्मूला होता है वो I इक्वल टू Q अपॉन T होता है। I क्या होता है, यहाँ पे I को बोलते हैं करंट, जो कि हमको सबको पता है क्योंकि करंट की डेफिनेशन ही पढ़ी है। तो ये I और करंट यहाँ पे। Q क्या होता है, Q अभी हमने पढ़ा होता है चार्ज होता है, Q जो होता है वो चार्ज होता है, और T जो होता है वो टाइम होता है, कितने टाइम में वो चार्ज फ्लो कर रहा है उस टाइम को बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा करंट का। अब इसकी यूनिट क्या होगी, तो देखो यूनिट हमने चार्ज की यूनिट अभी पढ़ी थी, क्या होती है कूलाम, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो कूलाम पर सेकंड, इसको बोलते हैं चार्ज की यूनिट, या इसी को बोल देते हैं कूलाम सेकंड इनवर्स। ये जो सेकंड है इसकी पावर ऊपर जाएगी तो माइनस इनवर्स जाएगी, मतलब इनवर्स बोलते हैं, तो कूलाम सेकंड इनवर्स ये इसकी पावर होगी। या इसी को बोल देते हैं एम्पियर। एम्पियर भी जो होता है वो इसी की यूनिट होती है एम्पियर, ए से लिखते हैं इसको एम्पियर। तो एम्पियर, चार्ज की दो यूनिट होती है, एक कूलाम पर सेकंड या फिर एक एम्पियर। तो ये दो यूनिट तुमको याद रखना, करंट का फॉर्मूला होता है। अब इसी से देखो हम कूलाम की यूनिट भी निकाल सकते हैं, मतलब करंट की, मतलब जो चार्ज होती है चार्ज की यूनिट भी निकाल सकते हैं। चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट होती है, चार्ज को हम अगर जो इसको मल्टीप्लाई इधर करते हैं Q बराबर IT आ सकता है, Q इक्वल टू IT। तो ये चार्ज का फॉर्मूला ये भी हो जाता है, चार्ज का फॉर्मूला एक ये भी आ जाता है, Q इक्वल टू IT। I क्या है यहाँ पे करंट है, इसलिए इसकी यूनिट हमने बताई थी एम्पियर, और टाइम क्या था सेकंड, तो इसकी यूनिट एम्पियर सेकंड यहाँ से आई थी। तो चार्ज की यूनिट कहाँ से आई थी, एम्पियर सेकंड से। और करंट की यूनिट क्या होती है, वो होती है एम्पियर या फिर कूलाम पर सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड या कूलाम पर सेकंड। तो करंट की डेफिनेशन पढ़ ली। तो ये जो I इक्वल टू Q बाई T होता है ये हमारा करंट होता है। अब मान लेते हैं कि जो Q है, मतलब जो करंट है
आई, उसको जो चार्ज है मतलब उसमें 1 कूलाम चार्ज फ्लो कर रहा है और 1 सेकंड के अंदर फ्लो कर रहा है। मतलब अगर जो किसी भी करंट के अंदर मतलब किसी भी वायर के अंदर जो 1 कूलाम चार्ज फ्लो कर रहा है और 1 सेकंड के अंदर फ्लो कर रहा है, तो उसकी जो करंट होगी वो 1 एम्पियर हो जाएगी। वो उसकी करंट की डेफिनेशन जो हो जाएगी वो 1 एम्पियर होती है और इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है, 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के अंदर जिस वायर में फ्लो करेगा या कंडक्टर में फ्लो करेगा उसको बोलेंगे 1 एम्पियर। तो ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन जरूर पढ़ के जाना। द कूलम चार्ज इज फ्लो इन 1 सेकंड देन द करंट इज इक्वल टू द 1 एम्पियर। जो करंट होगी वो 1 एम्पियर की इक्वल आएगी। तो ये डेफिनेशन 1 एम्पियर की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब ये करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इस पे हर साल क्वेश्चन आता है कि करंट की डायरेक्शन कैसी होगी। मतलब उसमें तो तुमको चार्ज दे देगा और पूछेगा करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। न्यूमेरिकल में भी आ सकता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। तो करंट की डायरेक्शन पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एमसीक्यूज में तो पक्का आएगा कि करंट की डायरेक्शन बताओ किस डायरेक्शन में करंट होगी। तो तुमको मैं 2 डायग्राम बता रहा हूँ, इन दोनों डायग्राम को तुमको याद रखना है। अगर तुमने ये डायग्राम याद रखे तुमको करंट की डायरेक्शन निकालने में बहुत ही आसानी रहेगी। वो डायग्राम तुम्हारे ये हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये पहला वायर है, ये दूसरा वायर है। अब ये दोनों वायर हैं, इसमें जो है मान लेते हैं जो निगेटिव चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज क्या होगा, मतलब इस वायर के अंदर 2 टाइप के चार्ज होंगे। अब कोई भी वायर होगा तो उसके अंदर 2 टाइप के चार्ज होंगे, एक तो पॉजिटिव चार्ज भी होगा और एक निगेटिव चार्ज भी होगा। दोनों टाइप के चार्ज होंगे। पॉजिटिव चार्ज मतलब वहां पे प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है, और निगेटिव चार्ज मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन देके भी पूछ सकता है, प्रोटॉन देके भी पूछ सकता है। लेकिन तुम अगर पॉजिटिव चार्ज दे रखा होगा मतलब तुम ना प्रोटॉन की बात कर रहा है और निगेटिव की बात कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। अब देखो जो करंट की डायरेक्शन होती है, मान लेते हैं ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, निगेटिव, ये निगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव चार्ज है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब इधर की तरफ जो जा रहा है वो निगेटिव चार्ज चल रहा है। अगर जो निगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में चल रहा होता है तो जो करंट होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, इस डायरेक्शन में जा रही होती है। मतलब जिधर की ओर निगेटिव चार्ज चल रहा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन जाता है, करंट जाता है। जैसे कि अगर जो ये हाथ मेरा निगेटिव डायरेक्शन में तो ये हाथ जो आएगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, मतलब करंट की डायरेक्शन में जाएगा। ये निगेटिव डायरेक्शन क्या हाथ है तो ये करंट का डायरेक्शन कहाँ है, ठीक। तो उसके अपोजिट होगा किसके, निगेटिव चार्ज के। जिधर की तरफ निगेटिव चार्ज जाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन जाएगी, करंट जाएगी। इसका जस्ट उल्टा, जिधर पॉजिटिव चार्ज जा रहा होगा उसके ही तरफ उधर ही जाएगा करंट, मतलब जिधर पॉजिटिव चार्ज जा रहा होगा उसी के पीछे जाएगा कौन सा, करंट। तो ये तुमको डेफिनेशन इन 2 डायग्राम से याद रखना है कि जिधर 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 निगेटिव चार्ज जा रहा होगा उधर उसके अपोजिट, उसके अपोजिट कौन सा जाएगा, करंट जाएगा, करंट जाएगा। और जिधर 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 हमारा पॉजिटिव चार्ज जा रहा होगा उधर ही हमारा कौन जाएगा, करंट जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस पे तुम याद रखना कि जिधर की तरफ करंट उधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज और जिधर की तरफ करंट नहीं उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा, नेगेटिव चार्ज। तो ये तुम्हारा जो था बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसमें तो डायरेक्शन ऑफ करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसको याद रखना तुम। इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स बनेंगे वो सब हम सेपरेट एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे कि जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स उनका हम सेपरेट वीडियो एक चैनल पर लाएंगे। सीरीज के अंदर हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट तैयार हो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तुम अपने आप से प्रैक्टिस करना है, तुमको ही प्रैक्टिस, क्योंकि यार मैं कितने भी न्यूमेरिकल करा दूं प्रैक्टिस तुम्ही को करनी पड़ेगी। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तब फिर कुछ भी हो जाए, तुम कुछ भी कितनी मेहनत कर लो बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं होने वाला, प्रैक्टिस तुम्ही को करनी पड़ेगी। तो ये याद रखना डायरेक्शन ऑफ करंट। अब इसके बाद करंट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था जिसको बोलते हैं अमीटर, 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 इसको बोलते हैं अमीटर। तो अमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, जो मेजर करता है किसको, करंट को, जो कि चार्ज को मतलब करंट को मेजर करता है। तो करंट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था जिसको बोलते हैं अमीटर, ठीक। ये अमीटर पूछता है कैसे कनेक्ट किया जाता है, मतलब जो सर्किट होते हैं, सर्किट तुमने पढ़ रखे होंगे, तो उन सर्किट में अमीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, जो अमीटर होता है इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये सीरीज कैसे होता है, पैरेलल क्या होता है, ये सब हम बात करेंगे, इसमें पूरी डिटेल जानेंगे, इसके प्रूफ भी करेंगे हम, सीरीज के प्रूफ और पैरेलल के प्रूफ। तो अभी फिलहाल याद रखो कि करंट को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस बनाया गया है या फिर कौन सा इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, वो हमारा अमीटर है। और ये कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। करेंगे पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है एक स्लाइड के अंदर बताऊंगा, तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, अंतर क्या है, छोटा सा अंतर है। फिर क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, फर्क क्या होता है, एक ही स्लाइड के अंदर हम पूरा चमकाएंगे। देखो यार, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, मान लेते हैं ये एक यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज है कौन सा, पॉजिटिव चार्ज है। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है किसी इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, किसी पॉइंट मतलब इनफाइनाइट पे, अनंत पे रखा हुआ है कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब उसको उठा के हम ला रहे हैं कहाँ पे, पॉइंट पे, किसी पॉइंट चार्ज पे ला रहे हैं, मतलब किसी एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे हमको उस चार्ज को उठा के लाना है। तो यहां से यहां तक लाने में, मतलब इस इनफाइनाइट पे जो चार्ज रखा हुआ है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसको उठा के लाएंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो वहां से यहां तक लाने में कुछ हमको वर्क करना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है,
इसी इनफाइनाइट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा के कहां पे ला रहे हैं, किसी पॉइंट पी पे ला रहे हैं। तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा वर्क, और वही वर्क क्या होगा, वो बराबर हो जाएगा किसके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसका सेम ही रहता है, बस एक यूनिट चार्ज पॉजिटिव चार्ज वहां पे इनफाइनाइट पे रखा था, यहाँ पे मान लेते हैं किसी क्यू पॉइंट पे रखा था। तो इस पॉइंट क्यू से लगा के पॉइंट पी पे पहुंचाना है, मतलब फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे ले जाना है। तो जो वर्क करना पड़ेगा उस वर्क को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। और पोटेंशियल डिफरेंस को अपन v से लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को अपन v से लिखते हैं, और ये क्या होता है, ये वर्क के बराबर होता है, मतलब ये होता है वर्क के बराबर जो वर्क करना पड़ेगा किसके लिए, इस चार्ज को लाने के लिए। तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए जो वर्क किया जाएगा किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को, उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। इसी में यही इसका भी फॉर्मूला होता है सेम, W/Q। क्यों, क्योंकि इसको कहां से ला रहे हैं, इनफाइनाइट के लिए। अब इनफाइनाइट के फॉर्मूला थोड़ी चेंज करेंगे, वर्क तो वही करा जा रहा है और चार्ज तो वही लाया जा रहा है, बस खाली कहां से लाया जा रहा है, इनफाइनाइट से लाया जा रहा है एक पॉइंट पे, और इसमें वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके आया जा रहा है। क्या बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने में जो वर्क किया जाएगा उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, और इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लाया जाएगा उसको बोलेंगे क्या, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस बस इतना ही फर्क है, इसको इनफाइनाइट से लाएंगे, इसको एक पॉइंट से लाएंगे। तो इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट क्या होती है, यूनिट वर्क मतलब W। W का मतलब होता है वर्क डन को हम नापते हैं जूल में, हमने समझे 9th क्लास में पढ़ रखा है। वर्क की यूनिट होती है जूल, होती है जूल, और चार्ज की यूनिट होती है, अभी हमने पढ़ी कूलाम। तो इसका भी फॉर्मूला आ जाएगा जूल पर कूलाम। तो जूल पर कूलाम, और इसी को बोल देते हैं जूल पर कूलाम, या इसी को बोल देते हैं वोल्ट, यही होता है वोल्ट। तो वोल्ट में के ऊपर फॉर्मूला बनेंगे, तुमको मिलेंगे क्वेश्चन न्यूमेरिकल वगैरह, और I=Q/T वाला जो बड़ा था उस पर भी तुमको न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इनको जरूर देख के जाना, इसके ऊपर जरूर सवाल लगा के जाना, क्वेश्चन तो जरूर प्रैक्टिस करके जाना, या फिर प्रैक्टिस सेशन जो हम रखेंगे उसमें तुमको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस के बाद हम जानेंगे कि 1 वोल्ट क्या होता है, जो 1 वोल्ट होता है वो क्या होता है। तो देखो यार, जैसे हमने 1 एम्पीयर की डिफरेंस पढ़ी थी, इसी तरह 1 वोल्ट की डिफरेंस होती है। जैसे जो 1 वोल्ट होता है वो जब एक कूलाम पॉजिटिव चार्ज को, मतलब एक कूलाम पॉजिटिव चार्ज, ही एक कूलाम पॉजिटिव चार्ज है, इसको लाने में जो वर्क किया जाएगा तो वो जो आंसर आएगा वो 1 वोल्ट के बराबर आएगा। मतलब अगर जो एक कूलाम चार्ज है उसको लाने के लिए जो 1 जूल वर्क करना पड़ेगा, मतलब जो वर्क करना पड़ेगा वो 1 जूल होगा, तो 1 जूल वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो वर्क करा होगा वो किसके बराबर होगा, वो 1 वोल्ट के बराबर होगा। तो ये 1 वोल्ट की डिफरेंस में बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ के जाना। इस पोटेंशियल डिफरेंस को नापते कैसे में, तो जैसे कि अमीटर में हम करंट नापते थे, इसी तरह एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया जिसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। जो वोल्ट मीटर होता है इसमें क्या नापते हैं, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए कौन सा बनाया गया, पोटेंशियल डिफरेंस बनाने के लिए एक वोल्ट मीटर बनाया गया, जिसको अपन कैसे कनेक्ट करते हैं, जिसको हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं। पैरेलल, ये पैरेलल कनेक्ट किया जाता है, जैसे कि जो मीटर होता है वो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, इसी तरह ये पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। पैरेलल और सीरीज क्या होगा वो हम अभी डिटेल में समझेंगे धीरे धीरे कि पैरेलल कैसे होता है, पैरेलल में क्या चीजें कनेक्ट करी जाती हैं, पैरेलल में कनेक्ट करने के फायदा क्या होता है, पैरेलल में सीरीज में कनेक्ट करने के फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, ये सब हम इसमें जानेंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का सबसे मोस्ट और सबसे डेंजरस टॉपिक। इस पे तुमको हर साल क्वेश्चन मिलेगा, और इस साल क्वेश्चन भी आएंगे, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, प्रूफ भी आ सकता है, सब कुछ आ सकता है। मतलब इसके ऊपर अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ रहा तो ये क्वेश्चन तुम बिल्कुल ही नहीं छोड़ जा सकते हो। इस चैप्टर से अगर तुम सब छोड़ देना, लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये जो लॉ है, ये नहीं छोड़ जा सकते हो। ये हमारा ओम्स का नियम, मतलब जॉर्ज साइमन ओम नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक नियम दिया था, मतलब जो लॉ दिया था उसको बोलते हैं ओम्स लॉ। तो ये ओम्स लॉ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉ है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि होता क्या। तो ओम्स लॉ हमारा क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि अगर जो हम किसी कंडक्टर के अंदर किसी भी कंडक्टर के अंदर, हाँ भाई कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर जो बस वाले कंडक्टर होते हैं वो कंडक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वो कंडक्टर है जिसके अंदर करंट इजीली फ्लो हो जाता है, उसको कंडक्टर बोलते हैं। इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर जिसके अंदर करंट इजीली फ्लो नहीं होता उसको इंसुलेटर बोलते हैं, और जिसके अंदर हाफ ऑफ दोनों की प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर और इंसुलेटर, उसको सेमी कंडक्टर बोलते हैं। तो ये वाले कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, बस कंडक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर वो होते हैं जिसके अंदर से करंट इजीली फ्लो हो जाता है। तो ओम्स लॉ ने इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने कहा था कि अगर जो कोई कंडक्टर जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो हम अनचेंज करें, मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो पीपी होती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज वो अनचेंज रखें, मतलब उसके अंदर छेड़छाड़ हम ना करें, उसके अंदर कुछ भी छेड़छाड़ ना, मतलब उसकी लेंथ उसका टेम्परेचर जितना है उतना ही रखें, फिक्स रख दें कि उसको चेंज नहीं होना है, मतलब हमको उसको बढ़ने से रोक देना है। तो उसकी अगर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अनचेंज, मतलब कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर छेड़छाड़ ना करें, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब जो V होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके अंदर जो करंट बह रही होगी उसकी, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमको सबको पता है क्या लेना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो V इज इक्वल टू R और I, यहाँ पे जो R होगा वो कांस्टेंट लिया जाता है, वेयर R जहां पे R जो है वो एक कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो यहां से जो फॉर्मूला आता है V इक्वल टू I R या V इक्वल टू R I, ये एक फॉर्मूला आ जाता है, ये है तुम्हारा ओम्स लॉ।
स्टेटमेंट को याद रखना कि जब हम कंडक्टर के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज को अनचेंज रखते हैं तो उसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इससे करंट के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब साइन लगाएंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे जिसको आर बोलते हैं। आर यहाँ पे होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस उसको बोलते हैं जो कि एक प्रॉपर्टी होती है जो कि अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को। मतलब किसी भी कंडक्टर या किसी भी वायर के अंदर या किसी भी सर्किट के अंदर करंट के फ्लो को अपोज करता है, मतलब करंट के फ्लो को रोकता है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसका जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है। अगर तुमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था ये, तो ये आर से इसको लिखा जाता है, ये होता है तुम्हारा रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस। अब कौन सी चीजें हैं जो ओम्स लॉ को मतलब इस रेजिस्टेंस को अफेक्ट करती हैं? तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आर रेजिस्टेंस ये डिपेंड किस पे करता है, इस पे कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस जो अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को। मान लेते हैं ये वायर है, इसमें ये करंट फ्लो कर रही है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान लेते हैं और इस वायर का लेंथ जो होगा वो एल मान लेते हैं, मतलब ये कंडक्टर है, ठीक, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो इसके अंदर फ्लो को अपोज करेगा। अब ये डिपेंड किस पे करेगा? तो इसका एक फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। आर जो होता है रो एल अपॉन ए। रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होती है, बताएंगे क्या होता है। लेकिन अभी बात करते हैं फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को। तो रेजिस्टेंस को ये 4 फैक्टर अफेक्ट करते हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए के। मतलब अगर जो किसी वायर का लेंथ बढ़ाओगे तो एरिया भी मतलब रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के, मतलब किसी भी लेंथ बढ़ाओगे तो जो रेजिस्टेंस होगा वो बढ़ेगा। सेकंड चीज बात करते हैं, सेकंड चीज जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। मतलब अगर जो किसी का एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा और एरिया घटाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये याद रखना। फिर टेम्परेचर के, तो टेम्परेचर के डायरेक्टली अगर जो किसी वायर का या किसी कंडक्टर का टेम्परेचर तुम बढ़ा रहे हो तो उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो भी बढ़ेगा। तो ये 3 चीजों पे तो डिपेंड करता है। फोर्थ लास्ट चीज है वो है तुम्हारा मटेरियल। अब हर मटेरियल का अपना अपना खुद का रेजिस्टेंस होता है, तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। जब मटेरियल बदलेगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज होता रहेगा। लेकिन ये 3 चीजें तो फैक्टर अफेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ आर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो ये 4 चीजों पे अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है? ये फॉर्मूला है, ये कंडक्टर है, तो इससे तुम याद रखना कि कैसे अफेक्ट करता है। एक ही पैर के ऊपर बता रखा है कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इनवर्सली होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली होता है और मटेरियल चेंज करने पे उसका रेजिस्टेंस चेंज होता रहता है। तो याद रखना। अब बात करेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, जो रो लिखा हुआ है ये रो क्या होता है, तो इसके ऊपर जानते हैं क्या होता है। तो अब बात करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा होता है आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ये जो रो है यहाँ पे रहेगा, एल ए इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर ए उधर आ जाएगा और एल यहाँ पे। तो रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। इसको पढ़ते हैं रो, ये रो, इसी रो को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। इस रो को ही बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब ये कब इक्वल होगा रेजिस्टेंस के? तो देखो, जब ए मतलब एरिया जो होगा वो 1 मीटर स्क्वायर का जो मान ले और लेंथ जो होगी वो 1 मीटर मान ले। अगर जो ये दोनों कंडीशन लग रही है, मतलब एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ 1 मीटर स्क्वायर है, तो जो रो होगी वो 1 मीटर स्क्वायर मतलब रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस ये दोनों इक्वल हो जाएंगे कब? जब 1 मीटर स्क्वायर एरिया और लेंथ 1 मीटर हो जाएगी, तब इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही। इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है ये स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी के इक्वल हो जाता है। तो ये था हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसकी जो वैल्यू होती है ये डिपेंड सिर्फ करती है मटेरियल पे, ओनली डिपेंड अपॉन मटेरियल। जो भी मटेरियल होगा उस पर डिपेंड करेगी, सिर्फ मटेरियल पे, ना कि ये लेंथ पे डिपेंड करेगी और ना ही थिकनेस पे डिपेंड करेगी। ये सिर्फ मटेरियल की बॉडी पे डिपेंड करेगी किस का मटेरियल बना हुआ है। और सबकी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। उसमें दिखा देता हूँ कि ये देख सकते हो स्क्रीनशॉट, ये स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है, तुमको याद नहीं करनी है, क्वेश्चन में दे के आएगा। जब भी लिखा होगा तो ये मटेरियल की स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी दे के आएगा, तुमको सॉरी खाली फॉर्मूला डालना है और वैल्यू डालनी है, आंसर निकालना है। तो ये था तुम्हारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के या स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी के बारे में। अब जानेंगे पैरेलल और सीरीज के बारे में। तो अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशंस के बारे में। कॉम्बिनेशन हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अब इसमें तुमको याद क्या करना है, इसका तो पहले फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है तो उसका डेरिवेशन तुमको जरूर कर लेना है। और दूसरी चीज इसमें याद रखना है कि इसमें जो आई होती है वो सेम रहती है। अब इसके लिए तुमको इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब आना चाहिए, तो उसमें जो रेजिस्टेंस होता है, हमने रेजिस्टेंस भी बनाया था, रेजिस्टेंस का डायग्राम बनाया था ऐसे, ये ठीक। तो ये इसमें जो होता है पहले लगे होते हैं ऐसे ऊपर, एक दूसरे के ऊपर लगे होते हैं ऐसे, और फिर ये सोर्स से कनेक्ट रहते हैं ऐसे, ये पहले लगे होते हैं, फिर यहाँ से बैटरी से कनेक्ट रहते हैं, तो ये R1 मान लो, R2 मान लो, R3 मान लो, ये रेजिस्टेंस होते हैं, फिर ये ऐसे कनेक्ट होते हैं, ये पैरेलल कनेक्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक। इसी तरह सीरीज में ये लाइन में कनेक्ट रहेंगे, ठीक, सीरीज में ये लाइन में कनेक्ट होते हैं 1 2 3, ये सीरीज में लाइन में कनेक्ट करते हैं और फिर एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में लाइन में कनेक्ट रहेंगे। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट बहेगी, अगर जो करंट यहाँ से निकली है तो करंट वो पूरे सब में सेम जाएगी, इसलिए यहाँ पर करंट सेम होती है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V जो होता है वो डिफरेंस होता है। इसमें जो होगी वो करंट यहाँ से जाएगी, फिर इधर डिवाइड कर जाएगी, इधर डिवाइड कर जाएगी, इधर डिवाइड कर, इसलिए यहाँ पे जो करंट होगी वो डिफरेंट मतलब डिवाइड कर जाएगी और V जो होगा वो सबका सेम ही रहेगा। तो ये इसके थे। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, जब इसका प्रूफ करोगे तो इसका फॉर्मूला बनेगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये इसका फॉर्मूला बनता है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा 1
अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके फायदा क्या होता है, इसका नुकसान क्या होता है। तो अगर जो जैसे सीरीज होती है, झालर जैसे होती है, जो हमारी लाइट लगाते हैं, लाइटिंग लगाते हैं दिवाली में, तो अगर उसमें एक बल्ब फ्यूज हो गया, मतलब स्टार्टिंग के जितने, अगर जो उसमें कोई भी एक अपरेटस खराब हो गया तो वो पूरा ही खराब हो जाएगा। ठीक, ये खिलौनों वगैरह में यूज करी जाती है, लेकिन इसमें सबके लिए अलग अलग करंट की जरूरत होती है। जब बल्ब अलग जलता होता है और एसी अलग चलती है, कूलर अलग चलता है, सबके लिए अलग अलग करंट की सप्लाई होती है, तो सबके लिए अलग अलग करंट जाता है। तो ये हमारे घरों में पाया जाता है पैरेलल वाला, और ये वाला खिलौने वगैरह, टॉयज वगैरह में, झालर वगैरह में इसको यूज होता है। तो ये इसके कॉम्बिनेशन याद कर लेना। इसका जो प्रूफ है, ये फॉर्मूला, ये जरूरी पढ़ के जाना, और इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस जरूर पढ़ के जाना। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर मतलब वो किस रेट से अपने अंदर से इलेक्ट्रिक एनर्जी को खर्च कर रहा है। जिस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च होती है उसको बोलते हैं पावर। तो द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम होती है उसको बोलते हैं पावर, इलेक्ट्रिक पावर। इसका जो फॉर्मूला होता है वो है P इक्वल टू वी आई, मतलब P जो है पावर है, यहाँ पे V वोल्ट है, I मतलब करंट है, तो P इक्वल टू वी आई मतलब कितने रेट से जो है पावर को सप्लाई कर रहा है। जैसे तुमने सुना होगा कितने वाट का बल्ब है, मतलब उतने रेट से वो अपनी कंज्यूम करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। कि 9 वाट का बल्ब होगा, 10 वाट का बल्ब होगा, तो 10 वाट की उसकी जो पावर है, उस पावर से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा। इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी आई, और इसकी जो यूनिट होती है वाट। इसकी जो यूनिट होती है वाट। अब इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये भी बन सकता है, और P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये कैसे बन सकता है, अगर जो हम इस B की जगह पे आई आर डाल देंगे तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा, और अगर जो इस B की जगह पे इस आई का फॉर्मूला डाल देंगे आई इक्वल टू वी आर, तो वी स्क्वायर अपॉन आर बन जाएगा। ये इसके तीन फॉर्मूले बनते हैं, जिसको बोलते हैं, ये तीनों के तीनों फॉर्मूले पावर के फॉर्मूले। अब जिस हिसाब से होगा उसके हिसाब से तुम यूज कर सकते हो। तो ये पावर का। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो सप्लाई होती है सेल से, मतलब जो सेल सप्लाई करती है एनर्जी उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल, मतलब इसको एसआई यूनिट जो इसके नापते हैं वो जूल में नापते हैं, और इसको लेकिन हम नापते किसमें, वो किलोवाट आवर में नापते हैं। जो एसआई यूनिट है वो जूल है, लेकिन हम जो इसमें मेजर करते हैं वो किलोवाट आवर में मेजर करते हैं, और 1 किलोवाट आवर इक्वल होता है 3.6 × 10⁶ जूल। 3.6 × 10⁶ जूल, ये इसकी किलोवाट आवर की जूल होती है। अब बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। तो हीटिंग इफेक्ट मान लो ये कोई भी अप्लायंसेस है, मान लो फ्रिज, कूलर, एसी, कुछ भी होगा, अगर जो हम इसको ऑन करेंगे, मतलब चलाएंगे, तो ज्यादा देर तक चलेगा, तो चलते चलते क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। मतलब इसको अगर जो कोई भी अप्लायंसेस है, ये कोई भी अप्लायंसेस है, ठीक, अब इस अप्लायंसेस को अगर जो हम ऑन कर देंगे, तो ऑन होने के बाद ये थोड़ी देर बाद हो जाएगा गर्म। तो ये गर्म क्यों होता है, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये जो हॉट हो गया, ये हो गया ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से हॉट होता है। जैसे कि हमारी प्रेस होती है, जो हम आयरन करते हैं वो, और जो बल्ब होता है, अगर जो बल्ब को टच करेंगे तो उसका टंगस्टन जो है वो हीट कर जाएगा, तो ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसके एग्जांपल याद करना, आयरन हो गया, बल्ब हो गया, ये इसके एग्जांपल्स हैं। अब एक न्यूमेरिकल आता है कि बिजली का बिल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो घरों में बिजली का बिल आता है उसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो ये फॉर्मूला होता है। बिल जो होगा उसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब मान लेते हैं हमारा जो यूनिट से घर की जो यूनिट्स बनी वो 7 यूनिट बननी है, और एक यूनिट का जो प्राइस है वो 7 रुपीज है, मतलब एक यूनिट का जो प्राइस होगा वो 7 होगा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 49 रुपीज जो है वो आ जाएगा। अब ये इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं बिजली का बिल। तो बिजली का बिल कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई प्राइस ऑफ 1 यूनिट, एक यूनिट का प्राइस, और 1 यूनिट का जो प्राइस होता है वो होता है 1 किलोवाट आवर के इक्वल। जितना 1 किलोवाट आवर उसी का इक्वल होता है 1 यूनिट का प्राइस। तो ये बिजली का बिल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर जो है न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कर लेना। अब छोटी छोटी 2 हेडिंग्स बची हैं, एक सेफ्टी डिवाइसेस जो तुमको सबको पता है, एमसीबी होती है, स्विच होते हैं, और ये सब सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं, तो इनको एनसीईआरटी से पढ़ लेना। और एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, और जिसमें बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को, मतलब जो करंट हो रहा है इसके कंजप्शन को कैसे बचाएं, मतलब कम कैसे करें। तो ये हम सबको पता है कि घरों से बाहर निकलने के बाद उसके स्विच बंद कर देने चाहिए, और जब यूज करना हो तभी जलाना चाहिए, तब यूज ना हो तो उसको जलाना नहीं चाहिए। तो ये छोटे छोटे हेडिंग्स हैं, इसमें जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें कमेंट में जरूर बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।